नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बात सबसे बड़ी खबर की करते हैं जो कि हल्द्वानी से आ रही है। हल्द्वानी में कोरोना के 3 संदिग्ध मरीजों की मौत हो गई है। एक कैदी समेत 3 लोगों की मौत हुई है। तीनों ही हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में एडमिट थे और बताया जा रहा है कि तीनों ही कुछ अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे, पीड़ित थे। तीनों के सैंपल जांच के लिए फिलहाल भेज दिए गए हैं और कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही अब शव परिजनों को दिए जाएंगे, क्योंकि ये सभी संदिग्ध थे। तो इस वक्त हल्द्वानी से ये बड़ी खबर बता दें कि 3 कोरोना संदिग्धों की मौत हुई है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी पुष्टि नहीं हुई है और क्या निकलकर सामने आ रहा है इस मामले में अब तक? देखिए, जो तीनों मामले थे वो क्योंकि कोरोना के संदिग्ध थे, कुछ उसमें उनमें शुरुआती सिम्टम्स ऐसे नजर आए थे, इसलिए उनको, क्योंकि जो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है वो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है और वहां पर ऐसे संदिग्धों को और जो कंफर्म केसेस हैं उन्हीं का इलाज चल रहा है। और जिसमें से जो मरीज थे, एक बागेश्वर का मरीज है जिसकी मौत हुई है, उसके अलावा एक सितारगंज का और एक हल्द्वानी स्थानीय मरीज है जिनको कई तरह की दिक्कतें थी। किसी को किडनी की दिक्कत थी, किसी की सांस फूलने की दिक्कत थी, किसी को फेफड़ों संबंधित दिक्कत थी और कोई डायबिटीज की समस्या से जूझ रहा था। तो तीनों अलग अलग केसेस थे, काफी कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे। डॉक्टर्स इनको ट्रीट कर रहे थे और आईसीयू में एडमिट किया गया था इनको, लेकिन डॉक्टर्स यही मान के चल रहे थे कि ये कोरोना के सस्पेक्टेड केस हो सकते हैं, इसलिए इनका इलाज भी उसी लाइन से चल रहा था। तो इसलिए इनकी डेथ हो चुकी है। अब कोरोना से डेथ हुई है या फिर किसी और जो इनकी गंभीर बीमारियां पहले से बनी हुई, क्योंकि ये रेफर होकर के आए हुए थे। एक सितारगंज से रेफर होकर आया था, दूसरा बागेश्वर के से रेफर होकर के यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो इसलिए ये अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोरोना के मरीज थे, लेकिन ये सस्पेक्टेड मरीज थे, बिल्कुल संदिग्ध हैं। और यही वजह है कि डेथ के बाद इनके सैंपल्स दिए गए हैं और अब डेड बॉडी तभी दी जाएगी जब ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये आखिर कोरोना के मरीज थे या नहीं थे। अगर ये कोरोना के मरीज होंगे तो फिर इनके जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसी के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अगर ये कोरोना के कंफर्म केसेस नहीं निकलेंगे, सामान्य मरीज जो इनको रूटीन बीमारियां चली आ रही थी लंबे समय से, अगर मौत के कारण वो बीमारियां बनी है तो फिर डेड बॉडी जो है इनके घर वालों को सौंप दी जाएंगी। चलिए शैलेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए क्योंकि खबर बेहद अहम है। हम आगे आपसे अपडेट जरूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। अगली बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। यहां एक और कोरोना पेशेंट की मौत हो गई है। 58 साल के महिला पेशेंट की यहां पर मौत हुई है। वेंटिलेटर पर चमनपुरी निवासी ये महिला थी। महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 8 जून को इन्हें एडमिट कराया गया। तो जो जानकारी मिल पा रही है, राज्य में कोरोना संक्रमित मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक और मौत हुई है कोरोना से। महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 8 जून को एडमिट कराया गया था इस महिला को। और कोरोना में जो मौतों का आंकड़ा है राज्य में, वो अब 17 पहुंच गया है। एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। यहां दून अस्पताल के एक और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। साथ ही साथ दून अस्पताल का एक गार्ड, 2 सफाई कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 31 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें एक बार फिर से सबसे ज्यादा 20 केस टिहरी से निकले हैं। वहीं देहरादून में आज 11 नए कोरोना केस भी आए हैं। अब राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1593 तक पहुंच गई है। तो नए कोरोना मरीजों से हड़कंप एक बार फिर मचा है उत्तराखंड में। लग रहा था एक वक्त पर कि उत्तराखंड में रफ्तार धीमी हो रही, लेकिन अचानक से एक बार फिर से बाउंस बैक किया है कोविड-19 कोरोना ने और लगातार मामले आ रहे। टिहरी में 20 नए मामले सामने आए हैं और बड़ी चीज यह है कि हॉस्पिटल भी इससे अब नहीं अछूते हैं। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, ये खबर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि अब यहां पर आम व्यक्ति ही नहीं, डॉक्टर्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस वक्त? देखिए, अगर दून हॉस्पिटल की बात करूं तो ये कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और राजधानी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहां पर राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों से, यहाँ तक कि रिस्के से भी कोविड के जो पेशेंट है उनको दून हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। वर्तमान में 100 के आसपास कोरोना संक्रमित यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अस्पताल पर लोड है कोरोना संक्रमित पेशेंटों का। इस ऐसे में अभी तक हॉस्पिटल में करीब 3 डॉक्टर समेत टोटल 13 का स्टाफ संक्रमित पाया जा चुका है। जो आज जो डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं उनकी ड्यूटी आईसीयू में थी और अधिकतर स्टाफ आईसीयू से ही संक्रमित हुआ है दून हॉस्पिटल में। आईसीयू में कुछ दिन पहले एक महिला की मौत हुई थी जो कोरोना संक्रमित थी। उससे पहले भी 2 डॉक्टर, एक नर्सिंग अधिकारी और स्टाफ नर्स वहां पर संक्रमित हो चुके हैं। तो
इसके बाद जो अस्पताल प्रशासन है उसकी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इधर जो स्टाफ है वो भी लगातार संक्रमित होता जा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये है कि आज प्रदेश में कोरोना संक्रमित 2 और लोगों की मौत हो गई है। एक मौत ऋषिकेश एम्स में हुई है, तो दूसरी मौत इंद्रेश हॉस्पिटल, यहाँ पर जो एक निजी हॉस्पिटल है उसमें ये मौत हुई है। जो बताया जा रहा है कि महिला इंद्रेश हॉस्पिटल में 8 तारीख से वेंटिलेटर पर थी और गंभीर स्थिति थी, इसी कारण इसको कोविड हॉस्पिटल। बिल्कुल, और ये चिंता का विषय है सुनील, क्योंकि अब लगातार जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, रफ्तार पकड़ रहा है, उसमें अब डॉक्टर्स भी शामिल हो रहे हैं। जरूरत है कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाए ताकि इलाज भी संभव हो सके और डॉक्टर भी सुरक्षित रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे जो कि उत्तरकाशी से आ रही है। यहां पर डूंडा में एक पूरे गांव को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है। यहां दर्जनों लोगों ने खांसी और जुकाम की शिकायत की थी, जिसके बाद पूरे गांव को ही सील कर दिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग अब ग्रामीणों की स्क्रीनिंग कर रही है और कोरोना संदिग्ध पाए जाने पर सैंपल भी लिए जा रहे हैं। अभी पूरे गांव में दहशत का माहौल है। उत्तरकाशी से यह इस वक्त की बड़ी खबर। पूरा का पूरा गांव, मुकेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, पूरा का पूरा गांव, क्या ये खबर सही है और किस तरह से अभी वहां पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, कल रात की ये घटना है और रात को जब वहां पे एक स्वास्थ्य विभाग की टीम जाती है और जो गांव की आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके जरिए एक रिपोर्ट जाती है जिला प्रशासन को कि यहाँ पे दर्जनों लोग खांसी और जुकाम से पीड़ित हैं। उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आता है और पूरी टीम को लेके उस गांव में जाता है और 6 लोगों को रातों रात वहां से उठा के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जिला अस्पताल में भर्ती करके उनका चेकअप करवा रहा है। और दूसरी ओर जब सुबह ही वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम आती है, पूरे गांव की स्क्रीनिंग की जा रही है। गांव के 13 से 14 लोगों के सैंपल लिए गए हैं और उन लोगों की जांच की जा रही है। लेकिन दूसरा पहलू ये निकल के आ रहा है कि ये एक अफवाह है, क्योंकि अफवाह इसलिए फैलाई गई कि गांव में फ्री जो खांसी और बुखार की दवाइयां बढ़ती थी, उसको लेकर उन लोगों ने कहा कि हाँ हमें खांसी जुकाम है। अब ग्रामीणों में रोष है कि उनका गांव सील कर दिया गया है, उनको आने जाने नहीं दिया जा रहा है। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है प्रशासन और जो ग्रामीण है उनके बीच में, उसके चलते हुए एक पूरा गांव सील है। हालांकि अभी वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ आई हुई है, वो ग्रामीणों का चेकअप कर रही है। बिल्कुल मुकेश, आप नजर बनाकर रखिए, आगे आपसे जरूर अपडेट लेंगे, क्योंकि उत्तरकाशी एक अहम जिला और वहां पर डूंडा के गांव को पूरी तरह से सील कर दिया गया। और बड़ी चीज यह है कि पूरे गांव में संक्रमण के आसार हैं। हालांकि अफवाह भी हो सकती है, क्योंकि कई लोगों ने एक साथ खांसी जुकाम की शिकायत की थी और वहां पर टीम पहुंच चुकी है, स्क्रीनिंग की जा रही है, सैंपल भी लिए जा रहे हैं जरूरत के अकॉर्डिंग। उधर रुड़की में 2 कोरोना पॉजिटिव लोगों पर पुलिस ने आपदा प्रबंधन एक्ट में केस दर्ज किया है और दोनों पर अब बड़ी कार्रवाई होगी। पहला मामला आपको बता दें गंग नहर कोतवाली का है। यहां सुनहरा में रहने वाले एक युवक ने कोरोना की पुष्टि हुई है, लेकिन जब 10 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीम शख्स को लेने उसके पते पर पहुंची तो कोरोना का वो मरीज गायब मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। युवक फरीदाबाद का रहने वाला था और खबर मिली है कि अब वो युवक फरीदाबाद पहुंच चुका है। ऐसे में पुलिस ने युवक को वहीं अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा है। वही दूसरा मामला मंगलौर का है। यहां दिल्ली में पहुंचे एक शख्स को होम क्वारंटीन किया गया था और उसका कोरोना सैंपल भी लिया गया और बाद में युवक का कोरोना जो रिपोर्ट था वो पॉजिटिव आया। ऐसे में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम युवक को लेने पहुंची तो कोरोना का मरीज बाजार में दोस्तों के साथ घूमता हुआ नजर आया। अब दोनों पर कार्रवाई की जा रही है। जिसने अपना पता जानबूझकर गलत लिखाया था, अपने उक्त पते पर रहना नहीं पाया गया। साथ ही उसके द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर भी असत्य पाया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा अपने ही प्रयासों से उसे फिरोजाबाद में होना ज्ञात किया गया और उसे यहाँ से आवश्यक प्रपत्र भेजकर उसे वहाँ के हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। उधर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से गायब चल रही 2 महिला डॉक्टरों, एक महिला फार्मासिस्ट और एक वार्ड बॉय को कॉलेज प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही कॉलेज प्रशासन ने 2 सफाई कर्मियों और एक इलेक्ट्रीशियन को भी ड्यूटी ज्वाइन करने का अंतिम मौका देते हुए एक आखिरी चेतावनी दी है। ड्यूटी पर नहीं लौटने पर उन्हें भी सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। कॉलेज प्रशासन ने फार्माकोलॉजी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गीतांजलि कुठियाल को अगस्त 2019 और मेडिसिन विभाग की जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर अंजलि शीला की सेवाएं मार्च 2020 से लगातार ड्यूटी से गायब रहने पर खत्म कर दी गई हैं।
मच्छर मारने का लिक्विड कितना खतरनाक हो सकता है, ये खटीमा में सामने आया है। खटीमा में 2 साल के बच्चे की कीटनाशक पीने से मौत हो गई। मामले में परिजनों ने बताया कि खेल खेल में घर में पड़ा ऑल आउट का लिक्विड बच्चा पी गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने बच्चे को रेफर तक कर दिया, लेकिन बच्चे की जान बचाई नहीं जा सकी और बच्चे की मौत हो गई। खेल रहा था और खेलते खेलते उसने एक लिक्विड ले लिया था मच्छर मारने वाला और उसको खोल के उसने पी दिया। उसके बाद हमने उल्टी भी कराई थी उसके परिवार ने, और उसके बाद तुरंत ही लेके इस तरह से हॉस्पिटल भागे। वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया था क्या नाम वहाँ रुद्रपुर के लिए, रुद्रपुर से रेफर किया उन्होंने हल्द्वानी के लिए, और बच्चा बचा नहीं पाए। तो राज्य की नदियों में चल रहे मशीनों से बड़े पैमाने पर खनन पर हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने अवैध खनन पर राज्य केंद्र सरकार के साथ ही राज्य के अपर मुख्य सचिव कुमाऊं और गढ़वाल कमिश्नर 4 जिलों के डीएम के साथ साथ अन्य पक्षकारों को भी नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इस पर 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय उप महानिदेशक वन देहरादून, उप निदेशक भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण उत्तर क्षेत्र को नोटिस जारी कर राज्य की नदियों में अनियंत्रित खनन पर्यावरण प्रभाव के आकलन की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। सरकार ने कोर्ट में कहा है कि 15 जून के बाद वो नदी में खनन को मशीनों से अनुमति को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो हमने आपको बताया था कि आज से बारिश की शुरुआत होने वाली है, तो हल्द्वानी में आज दोपहर मौसम ने करवट बदली। अचानक हुई तेज बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं सड़कें भी पानी से लबालब भरी नजर आई। मॉनसून की जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। इस बारिश का नतीजा ये है कि सड़कें पूरी तरीके से पानी से लबालब दिख रही हैं। जो पानी नालियों में बहता था वो सड़कों के ऊपर आपको बहता हुआ दिख रहा है। और सामने देखिए जो 2 व्हीलर्स हैं उन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ बिल्कुल पार्क की हुई हैं, क्योंकि बारिश हो रही है तो लोग जो 2 व्हीलर वाले हैं उन्होंने जो भी शेड्स मिले वहाँ पर रुकना ही मुनासिब समझा। लेकिन ये दिक्कत बारिश जो है, शुरुआती बारिश जो है वो कलई खोलने वाली है नगर निगम की और जो प्रशासन की उसकी तैयारियाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने नालियाँ साफ़ की हुई हैं और जो पानी है वो नालियों में ही बहेगा, गंदा पानी जो बरसात का है। लेकिन आपको साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से पानी बह रहा है। बहरहाल ये पूरी की पूरी बारिश, शुरुआती बारिश सरकार की कलई खोलने वाली है। मैं सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। उधर मौसम विभाग ने कुमाऊं में आगे भी बारिश का अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज राज्य में कई इलाकों में बारिश हो सकती है और प्री मानसून बारिश का यह सिलसिला 14 जून तक यूं ही जारी रहेगा। 12 और 13 जून को कुमाऊं मंडल में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है, जबकि 14 जून को भी बारिश होने की संभावना है। आज से बारिश का दौर उत्तराखंड में 21 जून को पहुंचेगा ये मानसून। ये इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि बारिश का दौर शुरू हो गया है। 12-13 जून को कुमाऊं मंडल में बारिश होगी। 14 जून को भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग ने बताई। उधर गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के संबंध 120 कॉलेज के 90,000 से भी ज्यादा छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। स्टूडेंट्स की मांग पर आखिरकार यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सेमेस्टर परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने की तिथि एक बार फिर से बढ़ाकर 14 जून तक कर दी है। पहले भी ये 20 मई और फिर 10 जून तक अंतिम तिथि इसकी बढ़ाई गई थी। अब 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। विश्वविद्यालय को अब तक 85,000 आवेदन मिल चुके हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी महाविद्यालयों, कैंपसों और संबद्ध संस्थाओं में आवेदनकर्ता स्टूडेंट्स को वेरीफाइड रोल लिस्ट 25 जून तक विश्वविद्यालय को ईमेल से भेजने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ों में इस बार पर्यटन को खासा नुकसान हुआ है और सरकार से मदद की आस पर बैठे कारोबारी निराश हैं। लेकिन अब नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने भी कारोबारियों के लिए मदद की मांग की है। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने अपनी ही सरकार से मांगा है कि इन पर्यटन कारोबारियों को आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि पर्यटन को बचाया जा सके। आपको बता दें कि अप्रैल से जून तक पर्यटन सीजन रहता है, मगर इस बार लॉकडाउन के चलते होटल, बोट, टैक्सी समेत अन्य कारोबार पर इसका बड़ा असर, बुरा प्रभाव पड़ा है। तो सरकार को भी राजस्व का नुकसान इस साल हुआ है। हालांकि होटल कारोबारी कह रहे हैं कि सरकार जो गाइडलाइंस बना रही है उसी को साफ करे तो उनके कम से कम काम हो सकेंगे, आसानी से हो सकेंगे। लाइन क्लियर कर दे तो हमारे लिए वही बहुत है। अब अगर आप ठीक है, सरकार की हम भी समझते हैं कि सरकार की प्रॉब्लम है, होने को तो हम जितना हमने कोऑपरेट किया है अपना करना चाहिए, लेकिन जिस समय हमको इस समय हैंड होल्डिंग की जरूरत है उस समय तो आप हमको सपोर्ट करें ना।
उसके आने वाले समय में जब सब ठीक हो जाएगा तो हम जीएसटी के माध्यम से या और टैक्सेस के माध्यम से हम उससे ज़्यादा हम सरकार को पे वापस करने को तैयार हैं। मैं अपने पर्यटक कारोबारियों के साथ खड़ा हूं। उनको पैकेज की बात जो डिमांड आ रही है बिल्कुल सही है। मैं स्वयं भी मांग रहा हूं। मैंने स्वयं भी यहाँ के जो हमारे होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं उनसे मेरी बीच में वार्ता हुई है। मैंने वार्ता करी है, उन्होंने मुझे एक लिखित ड्राफ्ट भी दिया है, उस पर मैं कार्रवाई करवा रहा हूँ। उधर लॉकडाउन का असर टिहरी झील पर बन रहे डोबरा चांठी पुल पर भी पड़ा था, लेकिन अब मजदूर काम पर वापस आ रहे हैं, जिससे पुल जल्द पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि डोबरा चांठी पुल को मार्च तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इसे तैयार होने में अभी और वक्त लगेगा। लॉकडाउन के चलते मजदूर अपने घरों को चले गए थे, जिसके चलते मस्जिद का काम रुक गया था। अब मजदूर वापस आ रहे हैं और पुल के अधूरे काम को पूरा करने लगे हैं। डोबरा चांठी पुल की प्रतापनगर की लाइफलाइन कहा जाता है और इसके बनने में प्रतापनगर क्षेत्र की 1 लाख से अधिक की आबादी को इसका फायदा मिलेगा। लगभग जो मार्च 31 तक जो विभाग बता रहा था कि इसको सुचारू रूप से जनता के लिए खोला जाना था, लेकिन कोविड-19 के चक्कर से इसमें कम से कम 3-4 महीने का और अंतर आया है। और जो बताया गया है कि इसमें जो लेबर थी वो अपने घर चले गई थी, लेकिन अब तो पूरे स्टेट खुल गए हैं। और मैं विभाग या प्रोजेक्ट मैनेजर साहब से ये अनुरोध करूंगा कि वो जल्दी लेबर को बुलाकर पुनः इस पुल को तेजी से गति देने के लिए काम शुरू करवाएं। लॉकडाउन से हमारा जो मास्टिक काम था, जिसको हमारा मार्च में पूरा करने का टारगेट था, वो रुक गया था। उसके बाद हमने बिहार से लेबर लाने का प्रयास किया गया मास्टिक कार्य के लिए, लेकिन वहाँ रेड जोन होने के कारण लेबर नहीं आ पाई। अब हमारी मास्टिक की लेबर 7 आदमी आ चुके हैं और 1 या 2 दिन में 12-13 लोग और आएंगे और मास्टिक का काम हम अगले 3 दिन में 14 तारीख तक शुरू कर देंगे। उधर श्रीनगर गढ़वाल स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज की कोरोना जांच लैब में एक और रियल टाइम पीसीआर मशीन लगाई जा रही है, जिसके बाद से दोनों मशीनों से 150 की जगह अब 300 जांचें एक दिन में हो सकेंगी। इसके साथ आवश्यक स्टाफ को भी नियुक्त किया जा रहा है। एक सप्ताह में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से निःशुल्क मिलने वाली मशीन की माइक्रोबायोलॉजी लैब में स्थापित होने के बाद पेंडिंग जांचों को तेजी से निपटाया जा सकेगा और गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों को भी इससे राहत मिलेगी। हमें प्रेमजी फाउंडेशन से भी हमें मशीन मिली है, जिसमें हमारे एक आरएनए एक्सट्रैक्शन आ गया है, बाकी 2 मशीन और आनी है। जैसे 2 मशीन आएगी, हम 6 टेक्नीशियन और रख रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी 200-220 के बीच हम लोग इसको लें, ताकि हमारा जो बैकलॉग है इस समय करीब 800-1000 का बैकलॉग है, तो उसको पूर्ण करें। उधर बॉर्डर जिला पिथौरागढ़ में भी कोरोना की जांच शुरू हो गई है। पीसीआर तकनीक पर आधारित ट्रूनेट मशीन के जरिए ये जांच की जा रही है। हालांकि अभी भी पॉजिटिव केस को कंफर्मेशन के लिए हायर लैब भेजना ही होगा। बावजूद इसके नेगेटिव केस को यहीं डिटेक्ट किया जा सकेगा। लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण के दौर में बॉर्डर के लोगों को कुछ राहत मिली है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने ट्रूनेट मशीन की मदद से कोरोना की जांच पिथौरागढ़ में शुरू कर दी है। इस मशीन के जरिए कोरोना जांच 2 स्टेप में होगी। पहले स्टेप में कोरोना के ई जीन को डिटेक्ट किया जाएगा, जबकि दूसरे स्टेप में RDRP जीन डिटेक्ट होगा। सैंपल में ई जीन डिटेक्ट होने पर केस को पॉजिटिव तो माना जाएगा, लेकिन पॉजिटिव केस होने पर अंतिम मोहर अभी भी हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की लैब ही लगाएगी। इसमें कोविड-19 का जो ई जीन है उसको हम यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हैं और इसमें 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में ई जीन डिटेक्ट करेंगे, सेकेंड स्टेप में RDRP जीन जो कोविड की होती है उसे यहाँ पे डिटेक्ट किया जाएगा। असल में ट्रूनेट मशीन से सबसे ज्यादा राहत हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज को ही मिलेगी, जहां अब सिर्फ पॉजिटिव केस ही भेजे जाएंगे। यही नहीं, फर्स्ट स्टेप में पॉजिटिव आए मरीज को तत्काल आइसोलेट करने के साथ ही कोरोना स्प्रेड को भी रोका जा सकता है। ट्रूनेट मशीन 1 घंटे में सिर्फ 2 सैंपल की ही जांच करेगी और ऐसे में हेल्थ डिपार्टमेंट का टारगेट है कि 2400 घंटे काम हो, ताकि एक दिन में 48 सैंपल की जांच हो सके। ये जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है ये, और इसके बाद जो है हमको कंफर्मेटिव टेस्ट के लिए हल्द्वानी भेजना ही पड़ेगा। तो प्राथमिकता में ये कि जो नेगेटिव पेशेंट्स हैं हमारे, उनकी जांचें हमारी यहाँ हो जाएंगी। जो पॉजिटिव पेशेंट होंगे उनके दोबारा हमने सैंपल लेंगे और दोबारा सैंपल लेने के बाद उनको कंफर्मेटिव RT-PCR के लिए हल्द्वानी भेजा जाएगा। पिथौरागढ़ जिले में लॉकडाउन के बाद 35,000 से ज्यादा लोगों ने घर वापसी की है, जिनमें कोरोना के लक्षण सिर्फ 51 प्रवासियों में ही मिले हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जांच कम होना भी माना जा रहा है, लेकिन अब उम्मीद है कि जांच में तेजी आएगी और लोगों को समय रहते इलाज भी मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अपना उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक कमल ज्वेलर्स, देहरादून, विकास